हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण के विषय में जानेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण के विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भाषा। भाषा को आप समझते होंगे। अगर मैं कहूं कि भाषा की परिभाषा क्या होगी, तो भाषा की परिभाषा सामान्य रूप से होती है कि जिन भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करता है, उसको भाषा कहा जाता है। यानी कि जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं या एक दूसरे से हम अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, या जब हम किसी से मिलते हैं तो जब हम बातचीत करते हैं आपस में, तो उसको क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं कि भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार हैं या भाषा कितने प्रकार की होती है? तो मैं आपको बताऊं, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा और नंबर 3 सांकेतिक भाषा। भाषा के 3 प्रकार मैंने आपको बताए। भाषा के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा और नंबर 3 सांकेतिक भाषा। सबसे पहले बात करते हैं मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा वो होती है कि जब मनुष्य अपने मन के विचारों का आदान प्रदान मुंह के द्वारा करता है, बोल कर करता है, वो क्या होती है? वो मौखिक भाषा कहलाती है। सभी इस धरती पर जितने भी प्राणी पाए जाते हैं, सभी की कोई ना कोई भाषा होती है। तो मनुष्य जिन विचारों का आदान प्रदान अपने मुख से बोल कर करता है, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। उदाहरण के तौर पर मैं अब आपको बताऊं कि जैसे मंच पर खड़े होकर भाषण देना, आपस में बातचीत करना या एक दूसरे किसी को बुलाना, ये क्या कौन सी भाषा के अंतर्गत आता है? ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। उसके बाद मैं आपको बात बताऊं लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा वो होती है कि जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करता है, वो लिखित भाषा कहलाती है। जैसे हम पत्र लिखते हैं या मैसेज लिखते हैं, या जैसे आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है, तो जैसे हम फोन पर किसी को मैसेज करते हैं, तो वो भी कौन सी भाषा के अंतर्गत आएगा? लिखित भाषा के अंतर्गत। या पत्र लिखना कौन सी भाषा के अंतर्गत? लिखित भाषा के अंतर्गत। तो लिखित भाषा जिसके माध्यम से लिखित रूप में हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो लिखित भाषा कहलाती है। आगे बात करें सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा वो होती है कि जिन विचारों का आदान प्रदान संकेतों के रूप में किया जाए, वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं सांकेतिक भाषा कि जैसे गूंगे बहरे व्यक्ति जो होते हैं, वो बोल नहीं सकते, वो इशारों में अपनी भाषा अपनी बातचीत करते हैं, एक दूसरे को इशारों में समझाते हैं। हाथ के इशारे से वो अपनी बात को एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा। एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं सांकेतिक भाषा का। जिस तरह आपने देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल पर जो सिपाही खड़ा होता है, वो हाथ के इशारे से वाहनों को रुकने का निर्देश करता है और चलने का निर्देश करता है। तो वो कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा। या कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप सफर करते हैं, तो रोड के किनारे पर साइन लगे हुए होते हैं, जो अस्पताल का या पेट्रोल पंप का या स्कूल का एक साइन बना हुआ होता है, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर
कौन सा स्थान है। तो इतना समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं बोली। भाषा के बाद जो हमारे अगला टॉपिक आता है वो होता है बोली। बोली किसे कहते हैं? बोली किसी छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा जो होती है वो बोली कहलाती है। यानी कि या अलग अलग स्थानों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर जो भाषा बदल जाती है वो कौन सी भाषा कहलाती है? वो बोली कहलाती है। इसमें क्या होता है? इसमें साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता। अगली बात, बोली के बाद क्या आता है? उपभाषा। यानी कि जब बोली का विस्तार हो जाता है या बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और किसी एक क्षेत्र में बोली जब बोली जाती है तो उसका जब क्षेत्र बढ़ जाता है तो वहां पर जो भाषा बोली जाती है उसको उपभाषा कहा जाता है। उसके बाद अगर आगे हम बात करें, उसके बाद आता है लिपि। या उसके बाद आता है भाषा। भाषा किसी एक राज्य, प्रदेश आदि में बोले जाने वाली भाषा जो है भाषा कहलाती है। इसमें साहित्य का सृजन किया जाता है। उसके बाद आती है लिपि। लिपि को अगर हम परिभाषित करें तो लिपि की परिभाषा होती है कि भाषा को लिखने का ढंग या भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर हिंदी में कुछ लिख दिया है तो मैंने लिखा यहाँ पर आज सोमवार है, तो ये हमारा लिखने का ढंग क्या कहलाएगा? ये लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। चाहे वो कोई सी भी भाषा में हो। अगर मैं इंग्लिश में इसे लिखूं, टुडे इज मंडे, तो ये लिखने का ढंग हमारा क्या कहलाएगा? लिपि कहलाएगा। सभी भाषाओं की लिपि जो होती है वो अलग अलग होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ भाषाओं की लिपि और भाषाएं। जैसे मैंने बताया यहाँ पर भाषा और लिपि। सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो है देवनागरी, और देवनागरी लिपि के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? 3 भाषाएं। नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 संस्कृत और नंबर 3 मराठी। 3 भाषाओं की लिपि जो है वो देवनागरी है। यहां मैं लिख देता हूं, मराठी, देवनागरी। उसके बाद बात करते हैं हम अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन। आगे बात करें पंजाबी। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू की है फारसी। ये मुख्य भाषाएं हैं और उनकी लिपि यहां पर मैंने आपको बताई है। आगे बात करते हैं, उसके बाद आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कौन सी भाषा होती है? राष्ट्रभाषा की अगर हम परिभाषा दें तो वो इस प्रकार होगी कि जो भाषा
देश के अधिकांश लोग बोलते व समझते हैं। यानी कि जिस भाषा को किसी देश के अधिकांश ज़्यादातर लोग बोलते भी हों और उसको समझते भी हों, तो उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है, जिसको संविधान में 14 सितंबर सन 1949 को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला और इसको संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत रखा गया है भाग 1 में। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो समझ गए आप, राष्ट्रभाषा कौन सी होती है कि जिस भाषा को किसी देश के अधिकांश लोग बोलते व समझते हों, उसी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा कब दर्जा मिला? 14 सितंबर सन 1949 को। उसके बाद आती है हमारी राजभाषा। राजभाषा की अगर हम परिभाषा दें तो वो इस प्रकार होगी। राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा, यानी कि जिस भाषा में किसी राष्ट्र का सभी कार्य होता हो, सभी उसके ऑफिसों, दफ्तरों और कार्यालयों में वो भाषा प्रयुक्त होती हो कामकाज में, वो ही उस देश की राजभाषा कहलाती है। तो हमारी राष्ट्रभाषा भी कौन सी? हिंदी है। और राजभाषा भी कौन सी है? वो भी हिंदी है। तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। राजभाषा और राष्ट्रभाषा, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और ये संविधान के 343 अनुच्छेद में है, भाग 1। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम इससे आगे बताएंगे व्याकरण। आज हमने पढ़ा भाषा, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे व्याकरण के विषय में कि व्याकरण क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।